हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एसएसटी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बता दें कि आज के सेशन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेडागोजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि एसएसटी का है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि एसएसटी में जो है 20 नंबर का जो है सिर्फ पेडागोजी पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है। और डेली बाय डेली जो है कि आपके एसएसटी की क्लासेस जो है कि चल रही हैं। तो आप जो है प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बाय डेली अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल पे डेली आपको मिलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन आज का और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पेडागोजी में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को आजीविका के आधार के हिस्से के रूप में मान्यता देने की दिशा में एक कदम है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये आपका जो है पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका कंटेंट का। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को आजीविका के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता देने की दिशा में एक कदम है, यानी कि सही है। तो दिया है कि कस्बों और शहरों में व्यापारिक क्षेत्र बनाना, यह एक कदम हो सकता है। दूसरा है कि ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, ये चीज़ तो कदम नहीं होगा उसकी मान्यता देने की दिशा में, ठीक है। अगर हम प्रतिबंधित करेंगे तो ये कहाँ से मान्यता दे रहे हैं। वहीं बात दिया है कि छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, तो ये भी सही नहीं होगा, ये भी मान्यता नहीं मिल रही है। और दिया है ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगा देना, तो कर लगाना भी ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आजीविका के अधिकार को क्या करना है, हिस्से के रूप में मान्यता देने की दिशा में कदम उठाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। कस्बों और शहरों में अगर हम व्यापारिक क्षेत्र बना देंगे तो वहाँ पर जो है कि क्या हो जाएगा, इस तरीके से वहाँ पर ठेलों और जो फुटपाथ पर सामान बेचने वाले हैं वहाँ पर जो है कि अपना व्यापार कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आपको पता होगा अधिकतर कि ज़्यादातर जो है कि बड़े बड़े क्वेश्चन इस समय देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर, और कथन और कारण वाले तो आपको 100% क्वेश्चन अधिक से अधिक देखने को मिल रहे हैं, और कूट वाले क्वेश्चन। तो आपको बहुत ही तैयारी अपनी बेहतर करना है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, अगर जो लोग भी सीट का एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर देने वाले होंगे, उनके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछली बार का रिजल्ट अच्छा गया नहीं है, केवल 7 से 8% रिजल्ट गया है। तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर करनी होगी। और जो लोग भी थोड़ा सा भी ध्यान दे करके सही जगहों पर नहीं अपना ध्यान लगाएंगे, पढ़ेंगे, तो आप जो है कि क्या कर पाएंगे, सीटी एग्ज़ाम देने तो के लिए दे सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, पर आपको सफलता मिले ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप सही जगहों पर सही कंटेंट और सही चीज़ें पढ़ेंगे, तभी जो है यह संभव है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का क्या करिए, चयन कीजिए। कथन क्या है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। क्या यह बात सही है? तो यह बात बिल्कुल सही है कि कुछ जो है काल्पनिक भी होनी चाहिए, और जो वास्तविक है ये दोनों वृत्तांत जो है कि बिल्कुल होना चाहिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में। वही कारण है कि वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं और अंतर्निहित को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो वृत्तांत होता है, और तो वह वृत्तांत तो है, अधिगमकर्ता जो होते हैं उनके विचारों और संस्थानों को क्या करता है, समझने में सक्षम बनाता है, और अंतर्निहित को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है जानने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो सही हो जाएगा, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, और ये इस चीज़ की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कूट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। इसको दिया है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को क्या होगा, जानकर और तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, या सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में जो आधारभूत उद्देश्य होने चाहिए विद्यार्थियों के लिए, जानकारी और तार्किक बनाना बिल्कुल जो है कि सही होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है पेशेवर बनाना, तो ये पेशेवर वाला बनाना जो दिया है ये चीज़ गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना ये भी सही है, और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना, तो ये पॉइंट भी तीनों सही होते हैं, केवल बी को छोड़कर, यानी कि ए सी डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है ए सी डी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए सी डी। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। पहला है आपका सर्वेक्षण, दूसरा है भूमिका निर्वहन, तीसरा है समय सीमा और डी है खुले अंत वाले प्रश्न। देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं की बात की गई है और उत्तराधिकारियों को उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त है ना दोस्तों, वो आपकी बनेगी भूमिका निर्वहन। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है और जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री हैं एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्रिपरिषद हैं और यहां विद्यालयी प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा। यानी अगर वो विद्यालय को क्या मान लिया है, सरकार मान लिया है, और इस तरीके से जो बता रहा है कि प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री मान लेते हैं, वरिष्ठ शिक्षक को मंत्रिपरिषद मान लेते हैं, तो जो प्रशासनिक कर्मचारी होंगे ना वो उस हिसाब से जो है कि क्या कहलाएंगे, क्या विधायिका होंगे, विपक्ष होंगे, न्यायपालिका होगी या फिर कार्यपालिका होगी। तो देखिए जो यहाँ पर प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं वो कार्य करने का काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो सकती है, कार्यपालिका जो है उसके लिए सादृश्य उपयुक्त होगा। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका मवेशियों के चरने की भूमि के मुद्दे पर बात करने के लिए व्यक्तियों के एकत्र होने की घटना के बारे में बात करके अपनी कक्षा शुरू करती है। वह निम्नलिखित में से किस संभावित रूप से चर्चा कर रही है। दिया है नगर प्रशासन, पंचायती राज, निचली न्यायपालिका, आरक्षण। देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है मवेशियों के चरने की भूमि, तो निश्चित रूप से यह कहाँ की बात होगी, पंचायत की बात होगी, गांव की बात होगी। तो यहाँ पर वो किस रूप से संभावित हो सकती है, तो पंचायती राज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है। क्या शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए। ये चीज़ गलत हो जाएगा कि अनिश्चित काल के लिए हम स्थगित कर दें। या शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। हाँ, ये पॉइंट सही है। वहीं दिया है कि शिक्षक को जो ऊंचे स्वर में बोल रहे हों उन्हें डांटना चाहिए, तो ये पॉइंट भी गलत होगा। और शिक्षक को आरंभ में ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए, तो ये पॉइंट भी गलत होगा क्योंकि समझाएंगे क्या फिर। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कूट वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। दिया है कि उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए, या उसे एक ऐसी शिक्षिका होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। बिल्कुल बात जो है ये पॉइंट बिल्कुल सही है। वहीं पर दिया है शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन के स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करें। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। वहीं दिया है कि शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित एक अच्छा वातावरण सुनिश्चित करें। देखिए नतीजा आधारित, ये पॉइंट गलत हो जाता है यहीं पर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सही क्या होगा, ऑप्शन आपके किस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर आपके लिए बनने वाला है। ठीक है, अच्छा एक मिनट और चीज़ देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा ना वो आपका बी और सी ही सही हुआ था ना, ये तीसरा तो गलत ही हुआ था और पहले वाले को भी छोड़े थे, तो ये मनोरंजन सिर्फ नहीं कर सकता है, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो आपका केवल सही जो होगा ना वो आपका बी और सी ही होगा। ठीक है, कि उसे एक ऐसी शिक्षिका होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखे और स्कूली जीवन से संबंध स्थापित भी करे। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक कूट वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिया है कि कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए। दिया है चूंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाता है। बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद दिया है
कि लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं, तो ये पॉइंट गलत है। वहीं यह दर्शाने के लिए कि सामाजिकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता है, केस स्टडीज़ का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये पॉइंट भी गलत होगा। अतः आपके लिए राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर केवल एक सही होगा। तो देख लेते हैं कि शायद इस क्वेश्चन में आंसर आपका दिया होगा, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, केवल ए। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि लैंगिक समानता की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं। पहला दिया है राष्ट्रीय गान, दूसरा है सुल्ताना का स्वप्न कहानी, मताधिकार आंदोलन, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। तो देखिए ये सभी चीज़ें लैंगिक समानता की बेहतर समझ को बेहतर करना है, तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सही होंगी, केवल किसको छोड़कर, राष्ट्रीय ज्ञान को। ठीक है, ये लैंगिकता समानता से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका बी सी डी जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनने वाला है। तो किस ऑप्शन में है बी सी डी, तो आपका सेकेंड ऑप्शन में है, जो कि बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है, तो निम्न में से कौन से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे। दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, बिल्कुल सही होगा, ये तो बिल्कुल सही है। वहीं दिया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन और भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक की जूठन, ये इसका जो है कि कोई नहीं है भेदभाव के लिए। हाँ, भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया में भेदभाव को निश्चित रूप से ये रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ए और सी बिल्कुल सही होगा, जो कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर से कूट वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से सारी चीज़ें करनी है, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, दिया है भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। तो कौन सी गतिविधियां आप उनकी पाठ्य योजना में स्थान ले सकती हैं इसमें। देखिए दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना जी बिल्कुल सही है। भेदभाव क्या है पर एक व्याख्यान देना, ये पॉइंट भी सही है। और भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो तीनों पॉइंट जो कि बिल्कुल सही हैं, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बन सकता है वो क्या बन सकता है, तो ए और सी। एक मिनट, व्याख्यान देना दिया है यहाँ पर, और विवाद संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो व्याख्यान देना केवल एक सही नहीं है, यहाँ पे आपका ए और सी जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कथन और कारण वाले क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है कि किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। वहीं दिया है कि गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल पड़ सकती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें बिल्कुल सही होनी है, यहाँ पर शिक्षक को बहुदृष्टिकोण होनी चाहिए, और यहाँ पर भी अलग चीज़ें दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, तो 13 का बन जाएगा ए ऑप्शन, कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कथन और कारण वाले क्वेश्चन दिया है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखिए कथन क्या है और कारण क्या है। कथन है कि माध्यमिक यानी कि मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय अंतर्गत कई अन्य उपविषयों का अध्ययन करने की ज़रूरत होती है और यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। तो ये चीज़ गलत है कि पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद दिया है
कि सामाजिक विज्ञान में पाठचर्या भार के लिए मुख्य कारण है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर। हालांकि इसको ध्यान से पढ़िए। पहले कथन दिया है कि माध्यमिक स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई उप विषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है और यह पाठचर्या के भार को बढ़ाता है। हाँ, ये चीज़ सही है। देखिए अगला देखिए रीजन क्या उसका दिया है कि ये जो है सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या भार के मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। तो ये पॉइंट गलत है, बोधगम्य है, इसी वजह से तो भार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है। दिया है भुज में भूचाल के समय की फोटो एवं इसके विवरण। अगर भुज के भूचाल के समय की फोटो और विवरण है तो ये तो आपका प्राथमिक स्रोत होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन। उसके बाद इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र डायरेक्टली बात करें तो ये भी प्राथमिक स्रोत होगा। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज, तो ये भी आपका जो है कि प्राथमिक स्रोत होगा। तो यहाँ पर ये होगा अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, तो ये जो है बिल्कुल सही होगा द्वितीयक स्रोत के लिए, यानी कहा जा सकता है क्योंकि तीनों जो है डायरेक्टली जो है कि आपके प्राथमिक स्रोत बन जा रहे थे। तो आपका बी ही बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16। कूट वाले क्वेश्चंस फिर से आ गए। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग यानी कि पहलू का आकलन करते हैं। दिया है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, तो इसके कुछ कारण थे। ठीक है, उसके बाद दिया है कि आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो देखिए एक अंतर लिखिए और उपयुक्त उदाहरण दीजिए, तो ये जो है आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये चीज़ गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। दक्षिण एशिया में कई देश के शासन संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए, तो ये भी हो जाएगा। ये सही होगा, ये आपका और डी, तो ए डी नहीं है, तो उसके हिसाब से हमको जाना पड़ेगा। तीन ऑप्शंस को ध्यान देना है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपका ए हो सकता है, उसके बाद डी होगा, और उसके बाद हम किसके साथ जाएंगे, तो यहाँ पर हम जा सकते हैं। देखिए एक मिनट फिर से देख लीजिए एक बार क्या कारण थे। तो इसका एक बंद मुक्त वाला कौन जो है अंत मुक्त वाले हैं, ये आपको बताना है। ये चीज़ समझिए, कौन जो है अंत मुक्त वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दिया है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, तो कुछ जो है निश्चित रूप से कारण है, उसी की वजह से ये विद्रोह हुआ था, तो ये जो है बंद अंत वाला बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह क्या बोला है, यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों की एक अंतर लिखिए, तो दिया है पर उपयुक्त उदाहरण दीजिए, तो ये जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए। उसके बाद दक्षिणी एशिया में कई देश के शासन संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए, ये भी हो जाएगा। तो आपका बी सी डी जो है बिल्कुल सही लग रहा है इसको छोड़ करके, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। बात समझिए, क्या पूछा है, तथ्यात्मक ज्ञान का केवल आकलन करते हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं। तो दिया है कि जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए, और भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं, तो ये तो बिल्कुल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है पहला। दूसरा है आज के समय में और महाजनपदों के समय में गांवों की व्याख्या व्यवस्था करने में 3 अंतर दीजिए। उसके बाद दिया है 3 अंतर तो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तथ्यात्मक ज्ञान नहीं है, तो ये आपका कट जाएगा। वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, तो ये भी जो है तथ्यात्मक ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं, तो ये भी तथ्यात्मक ज्ञान नहीं है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ए कि केवल ए में ही केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन कर रहा है क्वेश्चन।
कूट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेंगे और ज़्यादा जो है कि पूछे भी जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने की अधिक से अधिक आवश्यकता है, ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि RTE एक्ट, ठीक है, 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रहा आपके सामने। दिया है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, क्रियाकलापों खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। तो यहाँ पर जो है क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो देखिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, उसके बाद क्रियाकलाप खोज और अन्वेषण द्वारा सीखना, और बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना, न कि ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना। ठीक है, वैश्विक पहलुओं से नहीं जोड़ना होता है, ज्ञान के स्थानीय। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही होगा। ACD किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा परेशान करेंगे एग्जाम में। दिया है विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो किन विधियों से जो है आकलन किया जाता है वो आपको बताना है, किन कारण। दिया है कि विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, ठीक है, उसके बाद दिया है विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया है उनको समझने के लिए, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। उसके बाद शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए या अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का पता करने के लिए, ये सही होगा। ये सही नहीं होगा, कौन सा, सी। तो आपका सही होगा A, B और D। तो किस में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और ये भी है आपका कूट वाले क्वेश्चन। दिया है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष, तदनुभूति समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करता है। अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित करने की विधियों का उल्लेख कीजिए। और भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, सत्यापित कीजिए। उसके बाद भारत के गाँवों के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं, व्याख्या कीजिए। या राष्ट्र के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कि अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित करने की विधियों का उल्लेख करें, तो ये भी जो है कि सही होगा। भारत के ऐतिहासिक एक कथन से सहमत हैं, तो ये चीज़ भी सही होगा, और यहाँ पर भी सही होगा। राष्ट्र के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं, तो ये बंद अंत वाला हो जाएगा, और यही जो है कट जाएगा, यानी ABC बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर A में ही आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि ये चीज़ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 20 के लिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में 20 क्वेश्चन ही, यानी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं, ये कमेंट में हमें निश्चित रूप से बताइए। और क्या चीज़ें आपकी रिकमेंडेशन है, क्या आपका सजेशंस है, ये भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करूँगा कि कम समय में अधिक क्वेश्चंस कराया जाए और जो है आपको समझ में भी चीज़ें आएँ, ठीक है। तो यदि आप डेली जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं और अपने प्रैक्टिस सेट को और मजबूत बनाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।